दोस्तों, तमिलनाडु की धरती हमेशा से ही वैचारिक क्रांतियों और सिनेमा राजनीति के अनोखे मेल का केंद्र रही है। इसी कड़ी में अब एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ चुका है। तमिल सिनेमा के बेताज बादशाह थलपति विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता की कमान संभाल ली है, जिससे चेन्नई से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही विजय द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दी गई सीधी नीतिगत चुनौती की चर्चा इस समय हर तरफ है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर एक अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय का केंद्र सरकार के साथ इस टकराव की असली वजह क्या है। आइए आज बिना किसी लाग लपेट के सीधे जानते हैं विजय की इस राजनीतिक विचारधारा और केंद्र सरकार के साथ उनके असली मतभेदों का पूरा सच। मई 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए एक बहुत ही सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज हो गए हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि पिछले 59 सालों से तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो बड़ी पार्टियों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से राज्य पर शासन किया, लेकिन थलपति विजय की नई नवेली पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में इस 59 साल के मजबूत वर्चस्व को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके ने अपना बेहद शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अकेले 108 सीटें अपने नाम कर लीं। वहीं दशकों से सत्ता पर काबिज डीएमके मात्र 59 सीटों पर सिमट कर रह गई और मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को सिर्फ 47 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात तो यह रही कि राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री और डीएमके के कद्दावर नेता एम.के. स्टालिन अपनी बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली कोलाथुर सीट से भी चुनाव हार गए। विजय ने 10 मई 2026 को पूरे राज्य के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चूंकि बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का था और विजय के पास 108 सीटें थीं, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही परिपक्व राजनेता की तरह कदम उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल कांची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक बेहद मजबूत और स्थिर गठबंधन सरकार का निर्माण किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी पूरे 59 सालों के लंबे इंतजार के बाद तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस बार राज्य में 85.1% का रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो यह साफ दर्शाता है कि जनता बदलाव के लिए कितनी बेताब थी। दोस्तों, थलपति विजय का सिनेमा के रूपहले पर्दे से लेकर राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंचने का यह सफर कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत, जमीनी स्तर की सटीक योजना और आम जनता के बीच उनकी बेहद गहरी और सच्ची पैठ है। विजय ने अपनी फिल्मों जैसे मर्सल और सरकार में हमेशा से ही अन्याय, भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट लालच के खिलाफ लड़ने वाले एक आम आदमी का किरदार निभाया था। जनता ने उनके उस पर्दे के किरदार को हकीकत मान लिया। असल जिंदगी में भी विजय ने अपने विजय मक्कल यक्कम नाम के बहुत बड़े फैन क्लब को एक बहुत ही अनुशासित और मजबूत सामाजिक संगठन में तब्दील कर दिया था। इस संगठन ने कोरोना महामारी, चेन्नई की भीषण बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तमिलनाडु के कोने कोने में जाकर बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भरपूर मदद की थी। जब विजय ने 2024 में आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की, तो शुरुआत में कई राजनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें सिर्फ एक और सिनेमाए प्रयोग माना था। लेकिन विजय ने अपनी रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे राजनीति में एक बहुत लंबी और गंभीर पारी खेलने के लिए आए हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए पेरियार, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और के कामराज जैसे महान विचारकों और नेताओं के सिद्धांतों को अपना आधार बताया। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, खुली चुनौती। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को चुनौती देता है तो उसका अर्थ किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या असंवैधानिक बयानबाजी बिल्कुल नहीं होता है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब होता है केंद्र की नीतियों का कड़ा वैचारिक और नीतिगत विरोध करना।
विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि वे तमिलनाडु के संवैधानिक अधिकारों, अपनी अनूठी संस्कृति और राज्य के वित्तीय संसाधनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियां अक्सर एक बहुत ही मजबूत केंद्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार पर केंद्रित होती हैं। इसके ठीक विपरीत थलपति विजय फेडरलिज्म यानी संघवाद और राज्यों की पूर्ण आजादी के बहुत बड़े और प्रबल समर्थक हैं। बीजेपी पिछले कई सालों से दक्षिण भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष के आक्रामक प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार रैलियों के बावजूद बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट ही जीत पाई। विजय की इस प्रचंड और ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी के दक्षिण विजय के सपने पर पानी फेर दिया है। विजय ने अपने बयानों में यह बार बार कहा है कि भारत दरअसल राज्यों का एक संघ है और केंद्र सरकार को राज्यों के आंतरिक मामलों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और कानून व्यवस्था में बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप तमिलनाडु की राजनीति को करीब से समझेंगे तो पाएंगे कि वहां नीट परीक्षा एक बहुत ही ज्यादा भावनात्मक, संवेदनशील और गहरा राजनीतिक मुद्दा है। राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों से आने वाले होनहार छात्रों का हमेशा से यह दर्द रहा है कि इस केंद्रीय नीट परीक्षा के कारण वे मेडिकल की पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये गरीब बच्चे बड़े शहरों के महंगे प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस नहीं भर सकते। राज्य में अनीता जैसी कई होनहार और होशियार छात्राओं की दुखद आत्महत्या ने इस पूरे मुद्दे को एक बहुत बड़े जनांदोलन का रूप दे दिया था। मुख्यमंत्री थलपति विजय ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही राज्य की जनता से यह पक्का वादा किया था कि वे तमिलनाडु को नीट परीक्षा से पूरी तरह से कानूनी छूट दिलाएंगे। सत्ता में आते ही उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है। विजय का सीधा तर्क यह है कि शिक्षा का विषय राज्य सूची के अधीन होना चाहिए। उनका मानना है कि केंद्र सरकार को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह पूरे देश के अलग अलग राज्य शिक्षा बोर्ड्स के छात्रों पर एक ही तरह की समान प्रवेश परीक्षा जबरदस्ती थोपे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यह साफ मांग की है कि तमिलनाडु के छात्रों को उनकी 12वीं कक्षा के अंकों, बोर्ड मार्क्स के आधार पर ही सीधे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। विजय सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज करती है तो वे इसके खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यह मुद्दा आज के समय में केंद्र और राज्य के बीच टकराव का सबसे बड़ा और ज्वलंत केंद्र बिंदु बन चुका है। दक्षिण भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास में भाषा का मुद्दा हमेशा से ही एक धधकती हुई आग के समान रहा है। अगर आप 1960 के दशक के इतिहास को देखें तो उस समय हुए हिंदी विरोधी आंदोलन ने ही तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की जड़ें पूरी तरह से उखाड़ दी थीं और क्षेत्रीय द्रविड़ पार्टियों को सत्ता के सिंहासन पर स्थापित किया था। आज इतने दशकों बाद भी केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर तमिलनाडु के लोगों में बहुत गहरा रोष और चिंता है। भाषा को लेकर विजय का रुख साफ है। राज्य में हिंदी थोपना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं पूर्व सीएम स्टालिन से भी उनकी सीधी टक्कर जारी है। विजय ने पिछली डीएम के सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज का आरोप लगाया तो स्टालिन ने पलटवार करते हुए टीवी के पर एआई से फर्जी खबरें फैलाने का आरोप जड़ दिया है। 60 सालों के इतिहास में पहली बार विजय ने कांग्रेस को साथ लेकर एक ऐतिहासिक गठबंधन सरकार बनाई है और पुलिस गृह विभाग अपने पास ही रखा है। 2029 लोकसभा चुनावों से पहले दक्षिण में थलपति विजय का यह दमदार उभार सीधे तौर पर दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती और देश की राजनीति की एक नई उम्मीद बन गया है। एक जननेता के रूप में विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका आम जनता के बीच गजब का मास अपील और उनकी बिल्कुल साफ सुथरी छवि है। जनता उन्हें एक ऐसे सच्चे राजनेता के रूप में देख रही है जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जनसेवा करना चाहता है। हालांकि राजनीति का यह कांटों भरा ताज पहनना और उसे सालों तक सफलतापूर्वक संभालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। विजय को अब अपने किए गए बड़े बड़े चुनावी वादों को धरातल पर हकीकत में बदलना होगा। उन्हें राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे, कर्ज के भारी बोझ तले दबी राज्य की अर्थव्यवस्था को उबारना होगा और साथ ही अपनी गठबंधन सरकार के सभी सहयोगियों को भी संतुष्ट रखना होगा। क्या थलपति विजय इन सभी कठिन चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे? क्या उनका सामाजिक न्याय और समानता का मॉडल सच में तमिलनाडु को विकास की एक बिल्कुल नई और अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या केंद्र सरकार के साथ उनका यह कड़ा वैचारिक और नीतिगत टकराव राज्य के लोगों के हितों को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके सही जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात पूरी तरह से तय और सच है कि भारतीय राजनीति को दक्षिण से एक बहुत ही नया, दमदार, ऊर्जावान और बेबाक चेहरा मिल चुका है। दोस्तों, अंत में बता दूं कि खुली धमकी वाली खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक और वैचारिक मतभेद है, कोई व्यक्तिगत धमकी नहीं। तो दोस्तों, ये था तमिलनाडु के नए सीएम विजय, पूर्व सीएम स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच चल रहे सियासी महासंग्राम का पूरा सच। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही निष्पक्ष और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।